हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रशस्ति जो हैं वो क्या होती हैं और उनसे हमें क्या पता चलता है, क्या इन्फॉर्मेशन वो हमें देती हैं। तो देखिए, गुप्तास का जब टाइम था, दैट इज़ अराउंड 400 AD, उस टाइम पर एक रूलर हुआ करते थे गुप्ता डायनेस्टी के। उनका नाम था समुद्रगुप्त। तो इनके बारे में एक प्रशस्ति जो है वो लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? अशोकन पिलर पे। अशोकन पिलर कहाँ पर है? वो इलाहाबाद में। इस पिलर के ऊपर जो है समुद्रगुप्त की जो एक प्रशस्ति है वो लिखी गई है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर पोएट थे। एक एक कवि थे जो समुद्रगुप्त की कोर्ट के अंदर रहते थे, वहाँ पर काम करते थे। तो इट इज़ कंपोज्ड एज अ काव्य, एज अ प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, कि प्रशंसा, किसी की प्रशंसा जब आप करते हैं तो उनकी प्रशंसा में कुछ कहते हैं उस पर्सन के बारे में, कुछ ना कुछ प्रेज करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके फीचर, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो उसी उसी को हम कहते हैं प्रशस्ति। प्रशंसा से ही ये वर्ड जो है आया है। तो इस पिलर के ऊपर हमें ये प्रशस्ति देखने को मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और हमने देखा, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि एक रूलर थे सतवाहन डायनेस्टी के, जिनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सत्कारणी। तो इन रूलर के बारे में भी हमें कहाँ से पता चला था? याद करिए कि इनकी जो माता थी गौतमी बालाश्री, तो उनके बिहाफ पर जो एक इंस्क्रिप्शन थी, जो एक प्रशस्ति कह सकते हो आप, उससे हमें पता चला था इस रूलर के बारे में, गौतमी पुत्र श्री सत्कारणी के बारे में। लेकिन क्या हुआ कि गुप्तास के टाइम तक जब आते आते जो है, जो सीन है वो थोड़ा चेंज होने लग गया और ये जो प्रशस्तिज हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लग गई। इनसे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। गुप्तास, स्पेशली गुप्तास रूलर्स और उनके बाद के जो रूलर्स उनके आए थे, डायनेस्टीज जो आई थी, उनके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इन प्रशस्तिज के बारे में, जो कि इनकी इम्पोर्टेंस जो है बताती है कि कितनी इम्पोर्टेंट होती थी प्रशस्तिज इस टाइम पीरियड के बाद में, यानी 400 AD के बाद में। तो अब जो ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो हरिसेन ने लिखी थी, कहाँ पर लिखी थी? इलाहाबाद में, अशोकन पिलर के ऊपर। ठीक है। तो ये जो प्रशस्ति है ये हमें बताती है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि जो किंग था, जो समुद्रगुप्त, कि उनको एक वॉरियर की तरह जो पोर्ट्रेट किया गया है, कि उनकी बॉडी पे बहुत सारे मार्क हैं, एक्स के, स्पीयर्स के, यानी उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ करी हैं और उन लड़ाइयों में वो जीते हैं। वो बहुत ब्रेव थे, उनमें बहुत करेज था। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए जो है ये प्रशस्ति लिखी जाती है, प्रशंसा की जाती है इन प्रशस्तियों के द्वारा किसी भी राजा के बारे में। तो यही यहाँ इस पैराग्राफ में बता रखा है कि उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ जीती। तो इसी बारे में कई बार तो उन्हें कहा गया है कि वो भगवान के बराबर हैं, यानी उनको गॉड के इक्वल पोर्ट्रे किया जा रहा है इन प्रशस्तियों में। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है राजाओं की, एम्परर्स की। और एक और चीज़, जो ये प्रशस्तियाँ होती हैं ये काफ़ी लंबे सेंटेंसेस में लिखी जाती हैं, ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें गोल्ड कॉइन देखने को मिल रहे हैं। अब इन गोल्ड कॉइन से आपको क्या पता चलता है? ये देखिए, ये जो फोटो है ये समुद्रगुप्त जो रूलर थे उन्हीं की फोटो यहाँ पर दर्शाई गई है, कि वो एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, एक वीणा को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो सिर्फ लड़ाइयों में ही नहीं, बल्कि उनका इंटरेस्ट जो था वो म्यूज़िक के अंदर भी था। उन्हें म्यूज़िक भी अच्छा लगता था, तो उसको ही पोर्ट्रे करना चाह रहा है यहाँ पे जो ये जो
कॉइन बनाने वाला जिसने भी ये कॉइन बनाया है, उस टाइम पर जो ये कॉइन्स बने थे, ये इसी को पोर्ट्रे करते हैं कि भाई हमारे जो राजा हैं उनको उनकी बहुत सारे शौक हैं, ठीक है, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इसी को दर्शाया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक मैप दे रखा है हमें, ठीक है। अब इस मैप के द्वारा हमें क्या बताया जा रहा है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में बताया गया है हमें कि जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूलर्स रहा करते थे, अलग अलग जो डायनेस्टीज़ के रूलर्स थे, उन पर समुद्रगुप्त का क्या कंट्रोल था, ठीक है, कि वो क्या डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थे समुद्रगुप्त के, या फिर वो बस ट्रिब्यूट पे करते थे, बस थोड़ा सा कि गिफ्ट देने आ गए रूलर को, गुप्त को कि ताकि ठीक है ना कि भाई हम पर दया बनाए रखे और हम पर अटैक ना करे। तो ऐसे ही जो है ये पॉलिसीज़ के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आर्यवर्त का रीजन जो था, ठीक है, आर्यवर्त के जो रूलर थे, ये कौन सा रीजन था, ये वाला रीजन था, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो रीजन था ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में था समुद्रगुप्त के। यहाँ के जो रूलर्स थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, और ये जो एरिया है इसको समुद्रगुप्त डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, ठीक है। ये आर्यवर्त का रीजन है। दूसरा हो गया दक्षिण पथ। अब अगर आपको याद हो कि पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था दक्षिण पथ कौन सा वो था, कि सतवाहन जो डायनेस्टी थी यहाँ पे जो डेक्कन में जो थी, ठीक है, इस रीजन को दक्षिण पथ कहते हैं, क्योंकि ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है रास्ते के बीच में पड़ता है। तो दक्षिण पथ यानी दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ जाने के रास्ते में जो चीज़ आती है दक्षिण पथ उसे कहा जाता है। बेसिकली सतवाहन डायनेस्टी को कहते थे, लेकिन ये मेनली इस रीजन को ही कहा जाता है कि भाई दक्षिण पथ यानी साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है उसके बीच में आने वाली जगह है, ठीक है। तो इन रूलर्स को जो ये रेड डॉट से मार्क करी गई हैं, ठीक है, ये जो रेड डॉट से मार्क करी गई हैं, इन रूलर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो रूलर थे एक बार तो डिफीट करे जा चुके थे, लेकिन फिर जो है जब इन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है, तब जब इन्होंने मान लिया कि हाँ भाई समुद्रगुप्त आप ही जो हो कि वो ना सबसे ऊपर हो, यानी आपका ही जो है, आपकी ही पावर है सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा, हम तो आपके अंडर में काम करेंगे। तो उन्होंने जब सरेंडर कर दिया तो ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी दया उन पे खा ली और फिर उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई तुम भी रूल कर लो अपने अपने रीजन में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उनको भी वापस कर दिया उनका रीजन। अब भाई तीसरा जो वो था एरिया था, ठीक है, वो वाला था ये गणा संघा और इनर सर्कल वाला एरिया। यानी ये जो पिंक वाला जो रीजन है ना, ये पिंक वाला ऐसे जो दिख रहा है ये वाला रीजन, जो नेपाल का हो गया, बंगाल का हो गया, कोस्टल बंगाल, ठीक है, और ये गणा संघा वाला रीजन जो नेपाल, जो यहाँ पे काफ़ी सारे, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता होगा यहाँ पे काफ़ी सारी गणा संघा टाइप जो है गवर्नमेंट थी। गणा संघा क्या होता है, अब गणा संघा अगर आप पढ़ोगे तो मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। गणा संघा यानी कि एक ट्राइबल असेंबली टाइप में गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कि यहाँ पर काफ़ी सारी ट्राइब्स होती हैं और वो पार्ट लेती हैं, उनके जो हेड होते हैं, ठीक है, या तो वो पार्ट लेते हैं या पूरी की पूरी ट्राइब ही मतलब जो है असेंबली में पार्ट लेती है और मिलजुल कर ही डिसीजन होता है, ठीक है। जो राजा है वो भी वो ट्राइब ही डिसाइड करती है कि कौन राजा बनेगा। तो गणा संघा टाइप जो है वो गवर्नमेंट होती थी गौतम बुद्धा के पीरियड के आसपास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने गणा संघा के बारे में बता दिया, किसी और वीडियो में मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है तो हम इसमें ज़्यादा भी डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। बस ये जान लो यहाँ पर कि ये जो रीजन था, ठीक, गणा संघा वाला, यहाँ से जो रूलर थे वो ट्रिब्यूट लेके आते थे समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है, गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है। और यही यहाँ पर जो है हमें बताया गया है इस रीजन में। इनर सर्कल वाला रीजन जो है बंगाल, नेपाल, और गणा संघा जो थी ये नेपाल के आसपास का जो जितना भी जो एरिया है, ठीक है, मगध के आसपास का ऊपर का, तो इसमें गणा संघा गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी स्टेट्स में होती थी, ठीक है। तो यही है कि ट्रिब्यूट लेके आते थे, ऑर्डर फॉलो करते थे, कोर्ट में आ गए, ठीक है, अपने मतलब कि हाँ सोवर्निटी, समुद्रगुप्त की सोवर्निटी है तो हाँ हम भी, आप सबसे बड़े हो, आप सबसे पावरफुल हो, हम आपके अंडर में हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था इनर सर्कल में। अब चौथा जो रूलर हैं वो है आउटलाइंग एरियाज़ के, वो मतलब बिल्कुल बाहर के,
ठीक है, कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है ये यहाँ पाकिस्तान जो है प्रेजेंट डे अभी उसका थोड़ा सा रीजन, और अफ़गानिस्तान, ठीक है, इस साइड में यहाँ पर श्रीलंका हो गया जैसे। तो इस ये जो रीजन है सबसे बाहर वाला जो रीजन है, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो रीजन है ये, इसको बोलते हैं आउटर सर्कल वाला रीजन यहाँ पे जो बताया गया है, ठीक है, श्रीलंका वाला। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये जो रूलर्स थे, या तो इन्होंने कहीं सबमिट कर दिया अपने आप को, या फिर अपनी जो बेटी हैं उनको शादी में दे दिया कि ठीक है भाई हम रिलेशन अच्छा बना के रखेंगे, अपनी बेटी को दे देंगे शादी में, तो जो है रूलर हमें अटैक नहीं करेगा, ठीक है, हमारे से अच्छे रिलेशन रहेंगे तो हमारा भी फ़ायदा ही है इसमें। तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई, ठीक है, मतलब वही ये कुषाण थे यहाँ पे, शाक थे। अगर अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो मेरा, तो उसमें मैंने बताया है कि जो कुषाण रूलर थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया और ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनका रूल था, ठीक है ना। सिल्क रूट के बारे में थोड़ा याद करो, अगर पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। तो कुषाण रूलर के डिसेंडेंट थे। कुषाण रूलर तो देखो चलो मतलब 100 AD के आसपास जो है कनिष्क रूलर था, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के अंदर तो जो है मतलब उनके डिसेंडेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, उनके डिसेंडेंट जो वो तो कुषाण वाले जो पूर्वज थे वो तो उनके जो उनके पोते या परपोते, ठीक है, वो यहाँ पर रूल करते होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो भी अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहते थे समुद्रगुप्त से, ठीक है। श्रीलंका वाले रूलर भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे, अपनी बेटियों को दे देते थे शादी में। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पर सीन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीनियोलॉजीज के बारे में। जीनियोलॉजीज जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। देखो जीनियोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि भाई एक रूलर जो है उसका बेटा कौन है, ठीक है, उसका पोता कौन है, ठीक है, उसका पिता कौन था। तो जीनियोलॉजी उसको उसी को बोलते हैं कि भाई आपकी चेन क्या है, ठीक है ना, आपकी जो डायनेस्टी की जो चेन चल रही है वो चेन क्या है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रशस्ति होती है ना, ठीक है, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा एक रूलर के बारे में नहीं, ये उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी बताती थी, ठीक है, कि भाई इनके पिता कौन थे, इनके दादाजी कौन थे। तो ऐसे ही जो है समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें भी ऐसा बताया गया होगा, ठीक है, कि उनके पिताजी, उनके दादा कौन थे, उनकी माता जी कौन थी। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें बताया गया है कि उनकी माता का नाम था कुमारा देवी, जो लिच्छावी गण से बिलोंग करती थी। जो महावीर जो हैं जैनिज़्म के जो वो हैं भगवान, जो इनको मानते हैं जैनिज़्म धर्म में, महावीर, भगवान महावीर, तो उनको जो है वो भी लिच्छावी गण से बिलोंग करते थे। आपको अगर आप थोड़ा आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो लिच्छावी गण वही गण है, समझ रहे हो, कि जो गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीरा, जो लिच्छावी जो जैनिज़्म में भगवान मानते हैं जिनको, तो ये जो दोनों जो थी कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीरा दोनों कंटेम्प्रेरी थे। तो जो वर्धमान महावीरा थे वो लिच्छावी गण से बिलोंग करते थे, ठीक है। लिच्छावी गण जो था, अब वज्जी जो है, वज्जी स्टेट अगर आपने सुना हो, वज्जी, ठीक है, वज्जी महाजनपदा के टाइम पे, जो गौतम बुद्धा के टाइम पे जब महाजनपदास का राइज हुआ था, तो वज्जी एक स्टेट थी। वज्जी में काफ़ी सारे जो हैं वो क्लैन थे, काफ़ी सारे उसमें ट्राइब्स थे। उसमें से लिच्छावी जो है एक रूलिंग ट्राइब था, ठीक है ना। लिच्छावी गण जो है, लिच्छावी ट्राइब जो है वो एक रूलिंग ट्राइब था, वन ऑफ द ट्राइब था। काफ़ी सारे ट्राइब थे, मतलब वज्जी स्टेट में काफ़ी बड़ी स्टेट थी। लेकिन जो साक्य स्टेट थी, जैसे साक्य है, ठीक है, जिस स्टेट से गौतम बुद्धा बिलोंग करते थे, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही ट्राइब थी, साक्य गण जो है वहाँ पर एक ही सिंगल ट्राइब थी इस स्टेट में, क्योंकि ये छोटी स्टेट थी, समझ रहे हो। तो जो प्रशस्ति जो है बेसिकली वो जीनियोलॉजी के बारे में भी बताती हैं, ठीक है। अब इनकी माता जी का नाम जैसे कुमारा देवी था, वो लिच्छावी गण से बिलोंग करती थी। इनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त था, ठीक है। वो पहले राजा थे इस गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने महाराजा अधिराज का जो टाइटल है वो लिया था। अब देखो क्या होता था कि जो राजा होते थे, ठीक है, वो चाहते थे कि भाई हम जो है अपने पूर्वजों से भी जो है पावरफुल दिखे, हमारी जो पावर है हमारे पूर्वजों से भी बढ़कर हो। तो इसीलिए जो अलग अलग टाइटल वो अपनाते थे, जैसे राजा हो गया, महाराजा धीराज हो गया, महाराजा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले राजा आएगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा महाराजा, और उससे भी ऊपर होगा महाराजा अधिराज, ठीक है। तो मतलब कि ये तो लिमिट ही नहीं है, मतलब पावर की ना, कि दिखाने की और थोड़ा शो ऑफ करने की,
तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती थी, ठीक है, ऐसे टाइटल जो हैं वो अपनाते थे ये राजा, यही यहाँ पर हमें बताया गया है। अब आगे जो है चंद्रगुप्त टू जो है उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर विक्रम संवत दे रखा है, ठीक है। विक्रम संवत बेसिकली जो एक एरा है जो 58 BC में शुरू होती है, ठीक है। ये एक हिंदू कैलेंडर है बेसिकली, ठीक है, हिंदू कैलेंडर है, स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर है ये बेसिकली 58 BC। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कई बार इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है एक्चुअली, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो एक लेजेंड थे, एक रूलर थे, विक्रमादित्य था जिनका नाम, ठीक है, विक्रमादित्य। तो उनकी जो स्टोरीज हैं, ठीक है, उनकी स्टोरी, उन्होंने क्या किया था कि शाक रूलर थे, ठीक है, शाक रूलर थे जो उज्जैन में बैठे थे, ठीक है, जो उज्जैन पे कब्जा करके बैठे थे, तो उनको हराया था, ठीक है। और उनको हराना ही जो है एक विक्रम संवत एरा का स्टार्टिंग है, ठीक है। उनकी मेमोरी को उनको सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली ये जो है एरा का स्टार्ट किया गया, एरा का स्टार्टिंग हुआ कि उन्होंने शाक के जो रूलर थे, ठीक है, तो इन रूलर्स को हराया और अपना उज्जैन जो है वो वापस लिया। तो इसी एरा को सेलिब्रेट करने के लिए विक्रम संवत जो है ये एरा का स्टार्टिंग बोलते हैं 58 BC, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो ये तो लेजेंडरी है, ये तो बस एक कहानियाँ हैं, कुछ जो ये मेनली जो सारी कहानियाँ ये चंद्रगुप्त टू को बिलोंग करती हैं। चंद्रगुप्त टू ने ऐसा किया था कि चंद्रगुप्त टू ने जो है साके की जो साके रूलर जो थे उनकी ब्रांचेस जो थी, उनकी जो डिसेंडेंट थे उनको हराया था। तो मतलब कि चंद्रगुप्त टू जो है वो है मेनली इन स्टोरीज़ में, जो स्टोरीज़ चल रही है ना, बातों में चल रही हैं, लोगों के बातों में कि भाई लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा वो रूलर था, ऐसा इतना पावरफुल था वो विक्रमादित्य, ये वो। तो जो है वो चंद्रगुप्त टू के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है, मतलब कि ना कि कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य जो थे हैं वो 100 BC के आसपास आए थे, मतलब 100 BC के आसपास, और उन्होंने फिर हराया था ऐसे ऐसे। तो अलग अलग थॉट है मतलब, लेकिन बस बेसिक बात ये याद रखनी है कि 58 BC के आसपास जो है विक्रम संवत एरा का स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त टू ने जो एक गुप्ता किंग थे उन्होंने भी ये टाइटल को अपनाया था। टाइटल एक विक्रमादित्य एक टाइटल है ये, मतलब बेसिकली, ठीक है ना, कि एक टाइटल है। और इसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये रूलर थे, एक एम्परर थे, ठीक है, 100 BC के आसपास। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं स्टोरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि रियलिटी है। लेकिन ये बेसिकली एक टाइटल है जो बहुत सारे रूलर्स ने अपनाया था, गुप्ता डायनेस्टी के भी रूलर्स ने, बहुत सारों ने अपनाया था, जिनमें से एक जो रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त टू। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में विकीपीडिया पे पढ़ लेना, या और सोर्सेज बहुत सारे हैं और वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित पे, ठीक है। बेसिकली जो हर्षवर्धन का जो टाइम था ना, ठीक है, वो था टाइम 600 AD के आसपास का, ठीक है। अब ये वाला जो टाइम है, अगर आप याद करो पिछले वाली वीडियो में हमने बात करी थी जुआन जांग के बारे में और फाइयान के बारे में, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, ठीक है। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो थे उसमें फाइयान था, जुआन जांग था और ई किंग था। तो ये जो पिलग्रिम्स थे जो आए थे इस टाइम पर, ठीक है, अराउंड 400, 500, 600 AD। तो इनमें से जुआन जांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। हर्षवर्धन का टाइम था 600 AD के आसपास का। हर्षवर्धन की कोर्ट में कौन था? बाणभट्ट था, ठीक है। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हर्षचरित कौन सी लैंग्वेज में थी? संस्कृत लैंग्वेज में थी, ठीक है ना। ये क्या बताती है हमें? ये उसकी बायोग्राफी है बेसिकली, उसकी लाइफ के बारे में बताती है, और तब ख़त्म हो जाती है जब वो रूलर बन गया था, ठीक है ना। उसके रूलर बनने से जब वो बना तो उस वहाँ तक जो है, वहाँ तक का जो पीरियड है उस तक वो बताती है हमें उसकी लाइफ के बारे में, हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में, ठीक है। डिटेल्ड अकाउंट है। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है। गुप्ता रूलर जो थे बेसिकली, वही इसमें ये कहा गया कि गुप्ता रूलर जो थे वो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन पे ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जो हर्षवर्धन है उनके बारे में हम जो है बायोग्राफी से हमें कुछ पता चलता है ज़्यादा। जैसे कि मैंने अभी बताया, हर्षचरित जो है लिखी थी, किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। अब चलो आगे देखते हैं। हर्षवर्धन जो था, ठीक है,
उनके पिता और उनके भाई की जो है डेथ हो गई थी बेसिकली, बिकॉज ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट वन, ठीक है। वो राजा ऐसे नहीं बने थे, ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट वन। उनके बड़े भाई की और उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, इसीलिए उन्होंने गद्दी को संभाला। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, ठीक है ना, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, जो कनौज के रूलर थे, ठीक है, आप पढ़ोगे 750 एडी से लेके 1000 एडी के बीच में बहुत लड़ाई चलती थी। 3 डायनेस्टीज थी, जिनके बारे में मैं बाद किसी वीडियो में बताऊंगा कि कनौज जो था बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह थी, काफ़ी रिच था एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में और ट्रेड के लिए भी, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह थी कनौज। तो उसके लिए भी जो है लड़ाई चलती रहती थी 750 एडी के बाद में। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं हर्षवर्धन के टाइम पर, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पर उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, इसलिए उसने कनौज को संभाला। क्योंकि कनौज जो है वो एक बंगाल का जो रूलर था, उसने अटैक कर दिया था कनौज के ऊपर। तो फिर उसने हर्षवर्धन ने बदला लेना चाहा और फिर उसने जो है अपनी आर्मी को लेके बंगाल तक और फिर मगध, ठीक है, मगध जो है बंगाल के साउथ मतलब बिहार के सदर्न रीजन में पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में आप मान लो इसको, प्रेजेंट डे झारखंड में मान लो, ठीक है, सदर्न पार्ट में, बिहार के नीचे के एरिया में। तो वहाँ तक उसने अपनी आर्मी को ले गया और पूरा मतलब तहस नहस करके अपना पावर को जमा लिया वहाँ पे ईस्ट में, मतलब कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा वो। लेकिन जो है साउथ की अगर बात करें तो साउथ में जो है उसको दिक्कत आ गई, ठीक है। क्योंकि साउथ में बैठे थे चालुक्य के डायनेस्टी के एक रूलर पुलकेशिन II, जिन्होंने हर्षवर्धन को रोक लिया नर्मदा नदी के ऊपर ही, ठीक है। अब नर्मदा नदी कहाँ पर है मैं मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये मैप है, तो यहाँ पर जो है ना, ठीक है, नर्मदा जो नदी है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। लाइक छत्तीसगढ़ जो है, ये छत्तीसगढ़ यहाँ पर ऐसे इसकी बाउंड्री के आसपास ओरिजिनेट होती है और फिर ये जाती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ड्रेन होती है यहाँ पर अरेबियन सी में, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ पर जब वो नीचे आना चाहा जब हर्षवर्धन ने, तो यहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर ही चालुक्य जो रूलर थे, चालुक्यन रूलर इस रीजन में, पुलकेशिन II, उन्होंने उसको रोक लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है हर्षवर्धन के साउथ का जो एक्सपीरियंस था वो ख़त्म हो गया, मतलब कि वो नीचे नहीं जा पाया। तो यहाँ यही हमें बताया गया है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी, थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से ये देखेंगे। डीप ज़्यादा डिटेल में मैं दूसरी क्लासेस में कवर करूँगा, यानी 11th और 12th में, ठीक है। तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। और वैसे मैं और भी वीडियोस डालता रहता हूँ, मतलब मैं डालूँगा अब ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के और ऑप्शनल के, और काफ़ी सारे वीडियोस मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के डालूँगा। सो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय, जय हिंद।